Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic respiration and breathing, which is related to the subject remedial biology for B Farm first year student. So in this PowerPoint presentation I will discuss you some topics like definition of respiratory system, organs of respiratory system like nose, pharynx, larynx, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। बेसिकली हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम, exchange of gases, control of respiration and respiratory volumes. Definition of human respiratory system. The human respiratory system is a series of organs responsible of taking in oxygen and expelling carbon dioxide. बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए ह्यूमन की बॉडी में जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सीरीज ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन के इंटेक के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करने के लिए। बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है इन बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स। और जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है इन बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा नोज़। नोज़ जो होता है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसी के थ्रू ही हम एयर को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल एयर पैसेजेस, टू लंग्स एंड देयर कवरिंग द प्लूरा। जो भी हमारे लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। एंड मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिबकेज के अंदर होते हैं, तो रिबकेज के बाहर जो भी मसल्स लगी होती हैं उनको हम लोग इंटर कोस्टल मसल्स बोलते हैं और लंग्स के जस्ट नीचे डायाफ्राम्स लगे होते हैं। तो ये बेसिकली मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन की। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है नोज। The nasal cavity is the first of respiratory organs and consists of a large irregular cavity divided into two equal passages by a septum. जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और वो कंसिस्ट करता है एक लार्ज इरेगुलर कैविटी से जिसको डिवाइड किया गया है दो इक्वल पैसेजेस में बाय ए सेप्टम। फंक्शन क्या क्या होते हैं नोज के? द फंक्शन ऑफ द नोज इज टू बिगिन द process by which the air is warmed, moistened and filtered. जो बेसिक फंक्शन होता है, जो भी एयर नोज के थ्रू अंदर आती है उसे वो वार्म करता है, उसमें से जो भी मॉइस्चर होता है उसको वो रिमूव आउट करता है और उसको फिल्टर आउट करता है। नोज़ जो है वार्मिंग देता है, फिल्टरिंग और क्लीनिंग करता है एयर की। बेसिकली जो नोज़ होता है उसमें छोटे छोटे टिनी हेयर्स लगे होते हैं। वो जो भी एनवायरनमेंट की एयर होती है जिसका हम लोग इनटेक करते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका फिल्टरेशन करने के लिए वो हेयर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो एयर है उसमें कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो वो जब हम इनटेक करते हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू वो जो वाटर कंटेंट होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फेरिंग्स। Pharynx is a tube 12 to 14 centimeter long that extend from the base of the skull to the level of the 6th cervical vertebra. जो pharynx होता है वो एक ट्यूब होता है जो कि 12 to 14 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है और वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल होता है उसके बेस से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक वो एक्सटेंड करता है। बेसिकली जो फेरिंग्स होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है नेजोफेरिंग, सेकेंड है ओरोफेरिंग और थर्ड है लेरिंजियोस्फेरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेजोफेरिंग्स। द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज above the level of the soft
पेपलेट। जो नेजल पार्ट होता है फेरिंग्स का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है और उसका लेवल जाता है आपका सॉफ्ट पेपलेट तक। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग, द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइन बिहाइंड द माउथ extending from below the level of the soft peplet to the level of the upper part of the body। जो ओरोफेरिंग्स होता है वो आपका ओरल पार्ट होता है फेरिंग्स का, वो माउथ के नीचे से आपका स्टार्ट होता है और एक्सटेंड आउट होता है आपका सॉफ्ट पेपलेट में। थर्ड पॉइंट है लेरिंजियोफेरिंग्स, द लेरेंजल पार्ट ऑफ द फेरिंग एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंग एबव एंड कंटिन्यूस एज ए ईसोफेगस बिलो। जो लेरेंजल पार्ट होता है हमारा फेरिंग्स का वो एक्सटेंड होता है ओरियोफेरिंग से ही और वो कंटिन्यू होकर लास्ट में ईसोफेगस तक आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, क्या क्या काम होते हैं। पैसेज वे ऑफ एयर एंड फूड, जो भी हमारी एयर है या फूड है उसका पैसेज वे होता है फेरिंग्स के थ्रू ही हवा और खाना जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्ट एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड प्रोटेक्शन एंड स्पीच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है फेरिंग्स। थर्ड है लैरिंग्स, द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। बेसिकली जो लैरिंग्स होता है उसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसी के थ्रू हमारी वॉइस निकलती है और ये स्टार्ट होता है जो हमारी टंग का रूट होता है वहाँ से, और ये हमारा जो हायोइड बोन होता है ट्रैकिया के वहाँ तक के पार्ट होता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लेरिंग्स होता है वो कंपोज्ड होता है सेवरल इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज से, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं लिगामेंट और मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो बेसिकली वो दो तरीके के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज जो कि बना होता है एक थायराइड कार्टिलेज से, एक कैरिकॉइड कार्टिलेज से और दो एरेकिटोनॉइड कार्टिलेज से मिलके हाइलाइन कार्टिलेज बना होता है। और नेक्स्ट है आपका वन एपिगोटाइटिस, जो कि हम लोग जिसको इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। तो इन दोनों कार्टिलेज की मदद से हमारा जो है लैरिंग्स बना होता है। लैरिंग्स, बेसिकली जो लैरिंग्स होते हैं वो साउंड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एयर के पैसेज वे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ह्यूमिडिफाई फिल्टरिंग और वार्मिंग करते हैं एयर का। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिया, द ट्रैकिया or windpipe is a continuation of the larynx and extended downward to about the level of the fifth thoracic vertebra. The trachea is composed of from 16 to 20 incomplete C-shaped rings of hyaline cartilage laying one above द अदर्स। बेसिकली जो ट्रैकिया होता है उसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं और ये कंटिन्यू करता है लैरिंग से और लैरिंग्स के नीचे एक्सटेंड जाता है डाउनवर्ड में, बेसिकली द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्री कॉलम। और जो ट्रैकिया होता है वो कंपोस्ट होता है 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग से जो कि हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ले डाउन होती हैं। ट्रैकिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं कि ये सपोर्ट और पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कफ रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये भी एयर में वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग और फिल्टरिंग प्रोसेस को करता है। Bronchi, bronchi and small air passages. The two primary bronchi are formed when the trachea divided, that is about the level of the fifth thoracic vertebra. जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो वो दो प्राइमरी ब्रोंकाई को बनाता है और ये बेसिकली अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जहाँ पे फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा होता है वहाँ पे ये फ्रंट में ये चीज़ होती है। तो जो हमारी ब्रोंकाई होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है द राइट ब्रोंकस जो कि 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस जो कि 5 मीटर तक लंबा होता है। जो राइट ब्रोंकस होता है वो वाइडर होता है, शॉर्ट होता है और मोर वर्टिकल होता है देन द लेफ्ट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो नैरो होता है देन द राइट। द ब्रोंकाई आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टिश्यू एज द ट्रैकिया। जो ब्रोंकाई होते हैं वो उन्हीं टिश्यूज से मिलके बने होते हैं जिनसे ट्रैकिया मिलके बना होता है। दे आर लाइंड विद द सीलिएटेड कॉलुमिनल एपिथेलियम, वो बेसिकली लाइंड होते हैं सीलिएटेड कॉलुमिनल एपिथेलियम से। The bronchi progressively subdivided into bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles,
एल्वुलर डक्ट एंड फाइनली एल्वुलाई। जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो प्रोग्रेसिवली सब डिवाइडेड होती है। सबसे पहले ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वुलर डक्ट होती है और फाइनली एल्वुलाई। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ब्रोंकाई के, कि ये जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करते हैं, एयर में वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। There are two lungs, one lying on each side of the midline in the thoracic cavity. They are cone-shaped and are described as having one apex, a base, coastal surface and midline surface. बेसिकली दो लंग्स होते हैं जो भी हमारी थोरैकिक कैविटी होती है उसके बाद जो ब्रोंकाई होते हैं वहाँ पे दो लंग्स लगे होते हैं। ये बेसिकली कोन शेप्ड के होते हैं और इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो उसमें एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, कोस्टल सरफेस होती है और मिड लाइन सरफेस होती है। अगर हम लंग्स के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट लंग होता है हमारा उसको जब डिवाइड करते हैं तो उसमें तीन तरीके के लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। और जो लेफ्ट लंग होता है हमारा वो क्योंकि छोटा होता है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ सेचुरेटेड होता है, तो इसीलिए उसमें दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। Mechanism of respiration. The process of respiration involves the breathing in of oxygen rich air from outside, that is inspiration, and breathing out of the air loaded with carbon dioxide, that is expiration. जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन रिच एयर होती है उसको हम लोग ब्रीदिंग इन करते हैं कहीं बाहर से, तो उस प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड एयर होती है उसको हम लोग ब्रीदिंग आउट करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्पायरेशन। When the capacity of the thoracic cavity is increased by simultaneously contraction of the intercostal muscle and the diaphragm, जब हमारी thoracic कैविटी की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है इंटरकोस्टल मसल में और डायाफ्राम में, और जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है मतलब जो लंग्स की आउटर लेयर होती है उसमें उसका जो प्रेशर होता है उसमें रिड्यूस वो होने लगता है क्योंकि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। जो हमारा इंस्पायरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल एंड द डायाफ्राम result in downward and inward movement of the rib cage and elastic recoil of the lungs। बेसिकली जब हम लोग जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है जब हम उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी से, तो उस केस में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो डायाफ्राम होता है उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ पैसिव। ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये पैसिव होता है और इसमें किसी भी तरीके की जो एनर्जी होती है हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्सपायरेशन के बाद एक छोटा सा पॉज होता है जब तक कि हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर इंटरनल रेस्पिरेशन टू अकर। इंटरनल रेस्पिरेशन के होने के लिए ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड में वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का और वो एक्सक्रीट आउट होता है बाय द लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय थ्री मैकेनिज्म, और ट्रांसपोर्ट होता है तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। करीबन 70% जो होता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म्स में। सेकेंड है कि कुछ ऐसा प्लाज्मा होता है, मतलब 7% जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। थर्ड है कि कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैरी करता है इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, विथ लूजली कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें 23%
ऑफ जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इन 3 मैकेनिज्म्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो होता है वो ब्लड कैरी करता है। इसमें क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 98.5% ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेटेड रहती हैं और अपना वर्क कर पाती हैं। जो हमारा प्लाज्मा वाटर का सोल्यूशन होता है उसमें 1.5% होता है ब्लड में हमारा ऑक्सीजन। Exchange of gases. Exchange of gases occur when a difference in partial pressure exists across semi-permeable membrane. जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो तब होता है जब हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करती हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, और तब तक मूव करती रहती हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं हो जाती है। तो बेसिकली जो रिस्पायरेशन होता है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई और ब्लड के बीच में होता है। इसमें जो हमारी एल्वुलर वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है और वो सराउंडेड होती है टिनी कैपिलरीज नेटवर्क से। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है या एक्सचेंज कैसे होता है, या फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है फ्रॉम वेनस ब्लड डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द एल्वुलाई अंटिल इक्विलिब्रियम विथ एल्वुलर एयर इज रीच। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज हुआ वेनस ब्लड से और उसने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम कर दिया तब तक जब तक कि जो एल्वुलाई है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं हो गया, किसके, एल्वुलर एयर के। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द ब्लड। जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वुलाई से डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। द टोटल एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज 70 to 80 स्क्वायर मीटर। जो टोटल एरिया होता है गैस एक्सचेंज का लंग्स में वो 70 से 80 स्क्वायर मीटर तक होता है। एंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरीज एंड बॉडी सेल्स। इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है ब्लड कैपिलरीज में और बॉडी सेल्स में। गैसेस एक्सचेंज डज नॉट occur across the wall of arteries carrying blood from the heart to the tissue because their wall are too thick। जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो बेसिकली जो आर्टरीज की वॉल होती है जो कि ब्लड को लेकर आती है हार्ट में, उसके बीच में और टिश्यूज़ के बीच में नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं। O2 diffuses from the blood stream through the capillary wall into the tissue। जो ऑक्सीजन होता है उसका डिफ्यूजन होता है ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी वॉल से टिश्यूज़ में, और जो CO2 होता है उसका डिफ्यूजन होता है सेल से इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देन द ब्लड स्ट्रीम टूवर्ड्स द वेनस एंड द कैपिलरीज। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका डिफ्यूजन होगा सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम से वेनस एंड के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन इज नॉर्मली इनवॉलेंट्री। जो भी रिस्पायरेशन का कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल इज एक्सटर्टेड ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज स्पीकिंग एंड सिंगिंग। जो भी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है, जैसे कि स्पीकिंग या फिर सिंगिंग। रेस्पिरेटरी सेंटर। This is formed by group of nerve cell that control the rate and depth of respiration। जो रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ नर्व सेल से मिलके बने होते हैं और ये रेस्पिरेशन के रेट और डेप्थ को कंट्रोल करते हैं। दे आर सेचुरेटेड इन द ब्रेन स्ट्रीम इन ए मेडुला ऑब्लंगेटा एंड प्रॉन्स। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो बेसिकली सेचुरेटेड होते हैं ब्रेन स्टेम में और मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर प्रॉन्स में। बेसिकली हमारा कीमो रिसेप्टर होता है। कीमो रिसेप्टर का क्या मतलब होता है कि these are receptor that responds to change in the partial pressure of O2 and CO2 in the blood and cerebrospinal fluid। they are located centrally and peripherally। जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं जो
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर होता है उसको चेंज करते हैं ब्लड में एंड द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। और ये बेसिकली दो तरीके से लोकेटेड होते हैं, या तो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं या फिर पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं। तो सेंट्रल का क्या मतलब है? दीज आर ऑन द सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। जो सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली मेडुला ऑब्लंगेटा की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन द आर्टियल PCO2 राइज, मतलब जो आर्टियल प्रेशर होता है CO2 का, जब वो बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं और ये वेंटिलेशन कर देते हैं लंग्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है उसको ये डिक्रीज कर देते हैं। Central. These are saturated in the arch of the aorta in a कैरोटॉइड बॉडीज। जो पेरिफेरल सेंटर्स होते हैं वो बेसिकली सेचुरेटेड होते हैं हमारी एरोटा की आर्च में इन ए कैरोटिड बॉडीज। एंड इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी स्टिमुलेट द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो भी अगर ब्लड में किसी भी तरीके की एसिडिटी वाली कंडीशन होती है तो वो इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को, जो कि इंक्रीज कर देते हैं वेंटिलेशंस को, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं और ब्लड के pH को भी इंक्रीज कर देते हैं। अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस रिस्पायरेशन, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पायरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रीदिंग में बी मॉडिफाइड बाय द हायर सेंटर्स इन द ब्रेन बाय। जो ब्रीदिंग होती है वो हमारी मॉडिफाइड हो सकती है, जो भी ब्रेन के हायर सेंटर्स होते हैं उसमें अगर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो उसमें स्पीच या सिंगिंग की वजह से भी जो हमारे रिस्पायरेशन है उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, या फिर इमोशनल डिस्प्ले जब होता है, जब हम रोते हैं, हंसते हैं, बहुत डर लगता है तो उस टाइम पे भी जो रिस्पायरेशन होता है हमारा वो फ्लक्चुएट हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी रिस्पायरेशन अफेक्टेड होता है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं सेडेटिव या फिर अल्कोहल, इनकी वजह से भी जो हमारा रिस्पायरेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Respiratory volumes. In normal quiet breathing, these are about 15 complete respiratory cycle per minute. जो भी एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग होती है उसमें करीबन 15 कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल्स चलती हैं हमारी एक मिनट में। The lungs and the air passage are never empty, and as the exchange of gases take place only across the walls of the alveolar duct and alveoli, the remaining capacity of the respiratory passages called as anatomical dead space. जो लंग्स और एयर पैसेज होते हैं हमारे वो रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू कभी भी खाली नहीं रहते हैं। जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो टेक प्लेस करता है हमारे एल्वुलर डक्ट में या फिर एल्वुलाई में। तो जो भी रिस्पायरेटरी पैसेज की रिमेनिंग कैपेसिटी होती है वो खाली होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस। इसके अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम। This is the amount of air which passes into and out of the lungs during each cycle of quiet breathing. एक सिंपल ब्रीदिंग साइकिल में जितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के पास होता है या लंग से बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच passes into and out of the lungs during each cycle of quiet breathing. एक पर्टिकुलर क्वाइट ब्रीदिंग की जो एक साइकिल होती है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर आया और लंग्स से कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकला, इसका मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। वो जो अमाउंट होता है एयर का उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है VC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। IRV स्टैंड्स फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV। ERV स्टैंड फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग IRV भी बोलते हैं। This is the extra volume of air that can be inhaled into the lungs during maximum inspiration। जब भी हम लोग मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब जब भी हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और वो मैक्सिमम करते हैं, तो उस टाइम पे जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम एयर का हम इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स में जाता है, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम लोग ERV भी बोलते हैं।
This is the largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximum expiration. ये ऐसा लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है एयर का जो कि एक्सपेल आउट किया जाता है लंग्स के थ्रू ड्यूरिंग द मैक्सिमम एक्सपायरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम लोग आरवी भी बोलते हैं. दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड बट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. रेजिडुअल वॉल्यूम को हम लोग डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वॉल्यूम होता है एयर का जो कि लंग्स में रिमेनिंग रह जाता है आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन. जब हम लोग ज़बरदस्ती एक्सपायरेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती एयर को बाहर निकालते हैं. लास्ट पॉइंट है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जिसे हम लोग आईवी भी बोलते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स. ये ऐसा अमाउंट होता है एयर का जो कि इंस्पायर्ड होता है, ठीक है, विथ मैक्सिमम एफर्ट्स. और इसको कंसिस्ट करते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी. रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है. थैंक यू सो मच.